नमस्ते। वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं अशोका द ग्रेट के बारे में। जी, अशोक महान एक ऐसा नाम जिसे भारतीय इतिहास में शायद ही कोई ना जानता हो। हाँ बिल्कुल, मौर्य वंश के तीसरे सम्राट और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है ना? सही कहा। युद्ध से धम्म की ओर, मतलब नैतिकता और धर्म के रास्ते पर उनका साम्राज्य भी, अरे बाप रे, बहुत विशाल था। हाँ, मैंने पढ़ा था आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में शायद कर्नाटक तक। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी शख्सियत की, मतलब उनकी जिंदगी, उनका वो बड़ा परिवर्तन, उनके शासन का तरीका और उनकी विरासत जो आज भी जिंदा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मतलब किन स्रोतों से? देखिए, ज्यादातर जानकारी तो उनके अपने शिलालेखों से मिलती है, फिर पुराने बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं और भी कई तरह के विवरण हैं। हम इन्हीं सब को मिलाकर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। दिलचस्प होगा। एक ऐसा सम्राट जो पहले विजेता था, जिसने युद्ध लड़े और फिर वो शांति का दूत बन गया। कमाल की यात्रा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से, उनके जन्म और परिवार से। हाँ, तो उनका जन्म कब हुआ था? 300 बीसी के आसपास? हाँ, लगभग 304 बीसीई माना जाता है। उनके पिता थे सम्राट बिंदुसार और दादा, जाहिर है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश में जन्म हुआ था उनका। उनकी माँ का नाम क्या था? इसमें कुछ अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, कुछ स्रोतों में सुभद्रांगी नाम मिलता है, तो वहीं कुछ बौद्ध ग्रंथ उनकी माँ का नाम धर्मा बताते हैं। अच्छा, और उनके नाम का मतलब भी बड़ा खास है, अशोक, यानी बिना शोक के, विदाउट सॉरो। हाँ, ये नाम भी अपने आप में अनोखा है। और उनकी उपाधियां भी थीं जो उनके शिलालेखों में अक्सर मिलती हैं। देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी। हाँ, देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, बिलवेड ऑफ द गॉड्स, और प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मतलब जो प्रिय दृष्टि से देखता है, ही हु रिगार्ड्स एमिएबली। शुरू में जब ये शिलालेख मिले थे तो पता नहीं था कि ये किसके लिए हैं। अच्छा, तो ये कैसे पता चला कि ये अशोक ही हैं? बाद में कुछ और शिलालेख मिले, जैसे मस्की और गुजरा में, जहां देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी के साथ अशोक नाम भी लिखा था। तब जाकर ये कंफर्म हुआ। तो ये उपाधियां दिखाती हैं कि वो अपनी एक खास छवि बनाना चाहते थे। अब राजकुमार के तौर पर उनका जीवन कैसा रहा होगा? क्या उन्हें प्रशासन का कोई अनुभव मिला गद्दी पर बैठने से पहले? हाँ, बिल्कुल, उन्हें तैयार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उज्जैन और शायद तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों के वाइसरॉय, मतलब गवर्नर के तौर पर काम किया। अच्छा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला उन्हें वहां से? जी, बिल्कुल। प्रशासन की बारीकियां सीखने का मौका मिला। कहते हैं उज्जैन में ही उनके जीवन का एक और अहम मोड़ आया था। क्या मतलब, निजी जीवन से जुड़ा कुछ? हाँ, कुछ श्रीलंकाई परंपराओं के अनुसार उज्जैन में ही उन्हें देवी नाम की एक व्यापारी की बेटी से प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह किया। उन्हें विदिशा महादेवी शाक्य कुमारी भी कहा गया है। ओह, और इन्हीं से उनके बच्चे हुए, महेंद्र और संघमित्रा। जी हाँ, वही महेंद्र और संघमित्रा जिन्होंने बाद में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये कहानी बहुत मशहूर है। लेकिन सिंहासन तक पहुंचना शायद इतना आसान नहीं था उनके लिए। मैंने सुना है वो बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हाँ, ये बात सही है। बिंदुसार के बाद गद्दी के लिए संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध जिसे कहते हैं। अशोक के अपने भाइयों के साथ, खासकर बड़े भाई सुसीम के साथ मुकाबले की कहानियां मिलती हैं। और कुछ कहानियों में तो ये भी आता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। ये सच है क्या? लेकिन 99 या 100 भाइयों की हत्या वाली बात, ज्यादातर इतिहासकार इसे अतिशोक्ति मानते हैं, या शायद ये सिंबॉलिक हो, उस संघर्ष की भीषणता दिखाने के लिए। हाँ, 99 भाई कुछ ज्यादा ही लगते हैं। बिल्कुल। और इसका एक कारण ये भी है कि अशोक के अपने ही एक शिलालेख में, जो उनके शासनकाल में काफी बाद का है, वो अपने भाइयों और रिश्तेदारों के परिवारों की देखभाल की बात करते हैं। अच्छा। तो अगर सब मारे गए होते तो फिर उनके परिवारों की देखभाल का सवाल ही नहीं उठता। सही बात है। तो लगता है कि संघर्ष तो हुआ था, कंपटीशन था, लेकिन शायद वैसा नरसंहार नहीं हुआ जैसा कुछ कहानियों में बताया जाता है। तो उनका राज्याभिषेक कब हुआ फिर? राज्याभिषेक लगभग 268 बीसीई के आसपास माना जाता है, पर कुछ संकेत हैं कि उनका जो औपचारिक कॉरोनेशन था वो शायद 4 साल बाद हुआ। 4 साल का गैप?
ये क्यों? ये गैप भी शायद उसी उत्तराधिकार संघर्ष की तरफ इशारा करता है अच्छा, कि अपनी स्थिति मजबूत करने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा होगा। ओके। तो अब आते हैं उस घटना पर जिसने सब कुछ बदल दिया, कलिंग युद्ध। ये कब हुआ और क्यों हुआ? कलिंग युद्ध हुआ अशोक के शासन के 8वें साल में, मतलब लगभग 260 BCE। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, उस समय एक ताकतवर और आजाद राज्य था। हाँ, और शायद व्यापार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, वो समुद्र के किनारे था और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार मार्गों पर उसका नियंत्रण था। तो मौर्य साम्राज्य के लिए उसे जीतना स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक दोनों नजरियों से जरूरी था। और इस युद्ध में विनाश बहुत भयानक हुआ था। अशोक ने खुद इसका जिक्र किया है अपने शिलालेख में। जी हाँ, उनके 13वें शिलालेख में इसका बहुत दर्दनाक वर्णन है। वो बताते हैं कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और इससे कहीं ज्यादा लोग बाद में भूख और बीमारी से मर गए। बाप रे, ये आंकड़े तो दहला रेगा वाले हैं। हो सकता है थोड़े बढ़ा चढ़ा कर लिखे हों, पर विनाश तो जबरदस्त हुआ होगा। यकीनन। और यही विनाश देखकर अशोक का दिल दहल गया, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उसी शिलालेख में वो लिखते हैं कि उन्हें कितना गहरा दुख और पछतावा हुआ। हाँ, वो कहते हैं कि एक अविजित देश को जीतने में जो हत्याएं हुईं, जो मौतें हुईं, लोगों को बंदी बनाया गया, ये सब देवानांप्रिय के लिए बड़े दुख और अफसोस की बात है। सोचिए, एक सम्राट अपनी ही जीत पर ऐसा अफसोस जता रहा है। इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। यहीं से उनकी सोच बदली। उन्होंने तय किया कि अब वो शस्त्र विजय नहीं, बल्कि धम्म विजय करेंगे। मतलब नैतिकता से दिलों को जीतेंगे। बिल्कुल। और इसी के बाद उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ तेजी से बढ़ा। हालांकि ये भी समझना होगा कि ये शायद एकदम एक दिन में नहीं हुआ। मतलब धीरे धीरे हुआ। हाँ, उनके एक छोटे शिलालेख से पता चलता है कि वो पहले उपासक बने, मतलब आम अनुयायी, और फिर धीरे धीरे संघ के यानी बौद्ध भिक्षुओं के संगठन के करीब आए। कलिंग युद्ध ने इस प्रोसेस को बस तेज कर दिया। वैसे उनके बौद्ध बनने को लेकर कुछ कहानियां भी है ना? कोई निग्रोध नाम के भिक्षु की कहानी। हाँ, श्रीलंकाई परंपरा में निग्रोध नाम के एक युवा भिक्षु का जिक्र है जिसने अशोक को प्रभावित किया। एक और कहानी दिव्यावदान में है, जिसमें समुद्र नाम के एक भिक्षु से उनकी मुलाकात जेल में होती है। ये लोक कथाएं हैं शायद। हाँ, ये लोक कथाएं ज्यादा लगती हैं, पर ये दिखाती हैं कि लोगों के लिए अशोक का ये बदलाव कितना बड़ा और महत्वपूर्ण था। तो अब उनके धम्म पर आते हैं। ये अशोक का धम्म था क्या? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म था? नहीं, ये सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था। अशोक का धम्म एक तरह की यूनिवर्सल मॉरल कोड थी, एक नैतिक आचार संहिता। ये संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूप है। अच्छा, तो ये सबके लिए था? हाँ, इसका उद्देश्य था समाज में नैतिकता, शांति और सद्भाव लाना। ये किसी एक पंथ तक सीमित नहीं था। इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? मतलब किन बातों पर जोर था? कई बुनियादी बातें थी, जैसे अहिंसा, सभी जीवों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का आदर, करुणा, सभी के लिए दया, सच बोलना, और बड़ों का, माता-पिता का, गुरुओं का सम्मान करना, दान देना, आत्मसंयम रखना, विचारों की शुद्धता रखना। ये सब ऐसी बातें हैं जो किसी भी अच्छे समाज की नींव होती हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ बातें थीं या इन्हें लागू करने के लिए भी कुछ किया गया? नहीं, अशोक ने इसे लागू करने के लिए बाकायदा इंतजाम किए। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए। धम्म महामात्र, इनका क्या काम था? इनका काम था पूरे साम्राज्य में घूमना, धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करना, लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, और ये भी देखना कि सरकारी कर्मचारी लोगों के साथ ठीक से बर्ताव कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, मतलब ये एक तरह के मॉरल पुलिस और वेलफेयर ऑफिसर्स दोनों थे? हाँ, कह सकते हैं। वो सभी सामाजिक और धार्मिक समूहों के बीच काम करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और मदद करते थे। और इसके अलावा कल्याणकारी काम भी करवाए उन्होंने? बहुत करवाएं। इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खुलवाएं, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाएं, यात्रियों के लिए सराय बनवाईं। जानवरों के लिए भी अस्पताल? ये तो बड़ी अनोखी बात है उस जमाने के हिसाब से। जी हाँ, और उन्होंने कैदियों के साथ भी मानवीय व्यवहार पर जोर दिया। पशु बलि को भी बहुत हद तक सीमित कर दिया था। और इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाया कैसे? शिलालेखों के जरिए? बिल्कुल, शिलालेख उनका मुख्य माध्यम थे। बड़े बड़े पत्थरों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाकर
साम्राज्य के कोने कोने में लगवा दिए। ये एक तरह से पब्लिक कम्युनिकेशन का जबरदस्त तरीका था। और अलग-अलग भाषाओं और लिपियों में भी थे ये। हाँ, ज्यादातर प्राकृत में ब्राह्मी लिपि में है, पर उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि भी है और अफगानिस्तान में तो ग्रीक और अरामी भाषाओं में भी मिले हैं, ताकि सब लोग समझ सके। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका शासन कैसा रहा? क्या बौद्ध धर्म को उन्होंने राजधर्म बना दिया था? देखिए, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण जरूर दिया, उसके प्रचार में बहुत मदद की। स्तूप बनवाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ। हाँ, वो 84,000 स्तूपों वाली कहानी। हाँ, वो संख्या शायद सिंबॉलिक है, पर ये उनके समर्थन को दिखाती है। सांची, सारनाथ जैसे जगहों का विकास हुआ। बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास भी निर्माण करवाया। बौद्ध संघ को दान भी दिया। और वो तीसरी बौद्ध संगीति भी तो उन्हीं के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में। जी हाँ, लगभग 250 बीसीई में श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। इसका मकसद था संघ में जो मतभेद आ गए थे उन्हें दूर करना और सिद्धांतों को व्यवस्थित करना। हालांकि इसका जिक्र हर परंपरा में नहीं है। नहीं, उत्तर भारतीय परंपरा में इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अशोक के अपने कुछ शिलालेखों में, जैसे सारनाथ वाले में, संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी गई है। तो लगता है वो संघ की एकता को लेकर चिंतित जरूर थे। अच्छा, और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बाहर मिशन भी भेजे थे? हाँ, बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि तीसरी संगीति के बाद मोगलीपुत्र तिस्स ने अशोक के संरक्षण में कई देशों में धर्म प्रचारक भेजे। सबसे मशहूर तो उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा का श्रीलंका जाना है। और कहाँ-कहाँ भेजे गए थे? कश्मीर, गांधार, हिमालय के इलाके, यवन राज्यों यानी ग्रीक राज्यों, महाराष्ट्र, सुवर्ण भूमि शायद बर्मा या थाईलैंड, कई जगहों पर मिशन भेजे गए। और अशोक के अपने शिलालेखों में भी तो विदेशी राजाओं का जिक्र है। हाँ, 13वें शिलालेख में धम्म विजय के तहत सीरिया के एंटियोकस, मिस्र के टॉलमी, मैसेडोनिया के अंतिगोनस जैसे कई यूनानी शासकों का जिक्र है। अशोक कहते हैं कि उन्होंने इन राज्यों और पड़ोसी राज्यों में अपने दूत भेजे हैं धम्म का प्रचार करने। तो ये दूत राजनैतिक थे या धार्मिक या दोनों? इस पर विद्वानों में थोड़ी बहस है। हो सकता है ये धम्मदूत ही रहे हों या फिर राजनीतिक दूत जिन्होंने धम्म की बात भी की हो, पर ये उनके इंटरनेशनल आउटरीच को दिखाता है। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा दिया? बाकी धर्मों के प्रति उनका रवैया कैसा था? नहीं, यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। उनके कई शिलालेख इसी पर जोर देते हैं। क्या कहते हैं वो उसमें? वो बार बार कहते हैं कि अपने धर्म का आदर करो, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा मत करो। सभी संप्रदायों का सम्मान करो, सब मिलकर रहो। इससे अपने धर्म की भी उन्नति होती है और दूसरे की भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या उन्होंने दूसरे धर्मों को भी दान वगैरह दिया? बिल्कुल, उन्होंने ब्राह्मणों को भी दान दिया, आजीविकों को भी। आजीविक उस समय एक और महत्वपूर्ण संप्रदाय था। उनके लिए तो उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं खुदवाकर दान दी थीं, जो आज भी हैं। अच्छा, तो मतलब वो बौद्ध होते हुए भी बाकी सब धर्मों का सम्मान करते थे और मदद भी करते थे। जी हाँ, उनके धम्म महामात्र भी सभी संप्रदायों के कल्याण का ध्यान रखते थे। इसीलिए ये कहना ठीक नहीं कि बौद्ध धर्म उनके लिए राजधर्म था। वो उनका व्यक्तिगत धर्म था, पर शासन में वो निष्पक्ष थे। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनमें कहा गया है कि इन्होंने आजीविकों या जैनियों पर अत्याचार किए। हाँ, कुछ बाद के बौद्ध ग्रंथों में ऐसी कहानियां मिलती हैं, जैसे पुनर्वर्धन की एक घटना का जिक्र है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानियां बाद में घड़ी गई, शायद आपसी धार्मिक खींचतान की वजह से, क्योंकि ये अशोक के अपने शिलालेखों में लिखी सहिष्णुता की बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये बात ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, अब जरा उनके साम्राज्य और प्रशासन पर आते हैं। हमने शुरू में कहा था कि साम्राज्य बहुत विशाल था। हाँ, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में बंगाल, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कर्नाटक तक। राजधानी पाटलिपुत्र। कितने बड़े साम्राज्यों को चलाना कैसे मुमकिन था? प्रशासन कैसा था? काफी ऑर्गेनाइज था। केंद्र में सम्राट थे, उनकी मदद के लिए मंत्री परिषद थी। साम्राज्य प्रांतों में बटा था। बड़े प्रांतों की राजधानियों में अक्सर राजकुमार या शाही परिवार के लोग गवर्नर होते थे, जैसे उज्जैन, तक्षशिला, तोसली, सुवर्णगिरी। और गैर शाही गवर्नर भी थे। हाँ, जैसे गिरनार गुजरात में एक यवन यानी ग्रीक गवर्नर का भी जिक्र मिलता है। फिर प्रांत जिलों में और स्थानीय इकाइयों में बटे थे। शहरों का प्रशासन नगर परिषदें देखती थी, गांव में ग्राम प्रधान होते थे।
एक पूरी ब्यूरोक्रेसी थी। और इस दौर में कला और वास्तुकला का भी बहुत विकास हुआ। मौर्यकालीन पॉलिश का जिक्र आता है। बिल्कुल, भारत में पत्थर का इस्तेमाल वास्तुकला में बड़े पैमाने पर राजकीय संरक्षण में इसी दौर में शुरू हुआ माना जाता है। अशोक के स्तंभ इसके सबसे शानदार उदाहरण है। और वो मौर्यकालीन पॉलिश तो कमाल की थी, पत्थर को शीशे जैसा चमका देते थे। अशोक स्तंभ, हाँ वो तो अद्भुत हैं। एक ही पत्थर से बने हुए 40-50 फीट ऊंचे। जी, मोनोलिथिक और बलुआ पत्थर के बने हैं जिन पर वही चमकदार पॉलिश है। पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे ये। और उनके ऊपर जो शेर या दूसरे जानवरों की आकृतियां हैं वो भी कमाल की हैं। सारनाथ वाला सिंह स्तंभ शीर्ष। हाँ, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, द लायन कैपिटल। 4 शेर पीठ से पीठ सटाए चारों दिशाओं में देख रहे हैं, शक्ति और शांति का प्रतीक। उसके नीचे चक्र बना है और 4 जानवर, घोड़ा, बैल, हाथी, शेर। और यही तो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। बिल्कुल, सारनाथ का वही लायन कैपिटल हमारा नेशनल एम्ब्लम है। और उसके नीचे जो चक्र है, अशोक चक्र, वो हमारे तिरंगे झंडे के बीच में है। तो ये शिलालेख इतने महत्वपूर्ण क्यों है अशोक को समझने के लिए? देखिए, ये प्राइमरी सोर्स है। अशोक के अपने शब्द, उनके शासन, उनके विचार, उनका धम्म, सब कुछ इन्हीं से पता चलता है। ये भारत के पहले विस्तृत शाही शिलालेख हैं। और इनकी भाषा और लिपि में भी विविधता है। हाँ, प्राकृत, ग्रीक, अरामी भाषाएं, ब्रह्मी खरोष्ठी लिपियां, ये दिखाता है कि वो कितने बड़े इलाके पर और कितने विविध लोगों पर शासन कर रहे थे और उन तक पहुंचना चाहते थे। उनके विदेश संबंध कैसे थे? यूनानी दुनिया से उनके अच्छे रिश्ते थे। हाँ, हमने जिक्र किया था यूनानी राजाओं का जिनके नाम शिलालेखों में है। सीरिया के एंटियोकस, मिस्र के टॉलमी वगैरह। दूतों का आना जाना था। दक्षिण भारत के राज्यों और श्रीलंका से भी अच्छे संबंध थे और इन सब में उनकी धम्म विजय की नीति झलकती थी। अशोक के आखिरी साल कैसे बीते? उनके बारे में क्या बताएं? आखिरी सालों के बारे में जानकारी थोड़ी कम है और कुछ कहानियों पर आधारित है। एक कहानी उनकी रानी तिष्यरक्षिता के बारे में है, जो बोधि वृक्ष से जलती थी और उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा, और उनके बेटे कुणाल वाली कहानी? हाँ, एक दुखद कहानी है कि रानी के षड्यंत्र की वजह से कुणाल को अंधा कर दिया गया था। पर इन कहानियों की सच्चाई पर सवाल है। उनकी मृत्यु कब हुई? लगभग 232 BCE के आसपास। उनकी मृत्यु से जुड़ी एक बहुत मार्मिक कहानी भी है। कौन सी? कहते हैं जब वो मृत्युशैया पर थे तो उनके पास दान देने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय एक आधे आमले के, और वही उन्होंने अपना अंतिम दान समझकर संघ को दे दिया। ये उनके त्याग को दिखाता है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? ज्यादा दिन नहीं चला। अगले 50 साल में ही वो कमजोर होकर बिखर गया। क्यों? क्या अशोक की शांति वाली नीति जिम्मेदार थी? इस पर बहस है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी अहिंसा की नीति ने सेना को कमजोर कर दिया, पर दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि असली वजह कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासन की दिक्कतें और आर्थिक दबाव थे। और ये भी अजीब है कि इतने महान राजा को भारत में बीच के समय में भुला दिया गया। हाँ, ये बिल्कुल सच है। सदियों तक उनकी पहचान खोई रही। उनके शिलालेख थे पर कोई पढ़ नहीं पाता था। फिर 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अच्छा, तब पता चला कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक ही हैं। जी हाँ, मस्की जैसे शिलालेखों से इसकी पुष्टि हुई। ये अशोक की रीडिस्कवरी थी एक तरह से। और आज के समय में अशोक कितने प्रासंगिक हैं। बहुत ज्यादा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का स्तंभ शीर्ष, तिरंगे का चक्र उन्हीं की देन है। दुनिया भर में उन्हें एक महान शासक माना जाता है। नैतिक शासन, सहिष्णुता, शांति का प्रतीक। एस.जी. वेल्स ने कहा था कि वो इतिहास के हजारों राजाओं में एक सितारे की तरह अकेले चमकते हैं। और बौद्ध धर्म को दुनिया में फैलाने में उनका योगदान तो है ही। बिल्कुल, वो अद्वितीय हैं। तो कुल मिलाकर अशोक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर थे। एक योद्धा से शांतिदूत तक का सफर, धम्म पर आधारित शासन का प्रयास, ये सब उन्हें बहुत खास बनाता है। सही कहा। उनका जीवन दिखाता है कि व्यक्तिगत परिवर्तन कितना बड़ा असर डाल सकता है। उनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, एक सवाल जो हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, अशोक के नैतिक शासन के प्रयासों से आज के नेताओं और समाज के लिए क्या सबक मिलते हैं?
बिल्कुल। क्या नैतिक बल से इतिहास बदला जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।